आई प्रोमिस यू कि अगर इन टॉप 15 क्वेश्चंस को आपने कर लिया, एकदम सीरियसली पॉज करके वीडियो को एकदम अच्छे से ट्राई कर लिया और मेरे साथ सॉल्व करते गए, जो क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स है 15 क्वेश्चन मैंने लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, सारे के सारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं और एग्जाम में आ रखे हैं पिछले 5 से 10 सालों में, उन सबको मैंने ले लिया। तो इन 15 क्वेश्चन को सीरियसली सॉल्व कर लेना और गारंटी देता हूं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको बड़े आसानी से कर पाओगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं, आपको ट्राई करना है। फिर अगर ट्राई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। 15 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। तो एक एक करके क्वेश्चंस लेकर के आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप तैयार हो ना तो कमेंट में लिख देना वर्ड प्रॉब्लम रेडी, ठीक है। तो चलो लेकर के आते हैं क्वेश्चन जूम। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग। पहले मैं नंबर्स वाले क्वेश्चन ले रहा हूं जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स करके होते हैं कि इसके बाद ये नंबर है, ये है, ऐसे ऐसे। तो वैसे वाले क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूं क्योंकि वो इजी होते हैं कंपैरेटिवली, उसको करना बहुत आसान होता है। अब आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है क्योंकि भाई ये 3 और 5 मार्क्स देने वाला एग्जाम में 3 और 5 मार्क्स का आता है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है क्योंकि अगर धीरे धीरे नहीं पढ़ोगे ना तो फिर समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो ध्यान से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और समझते जाना है और जो वो बोल रहे हैं वो हमें करते जाना है। और एक और चीज, सिर्फ एक्स के ऊपर खेलना है। अब एग्जाम में ऐसा होता है ना कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आते हैं और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई ये लीनियर पेयर से है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखते रहेंगे ना, हमें समझ आता जाएगा अपने आप। अगर तो वो ऐसे बोल दे कि सम ये है और ऐसे करके माइनस कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि मतलब कुछ ऐसा बोल दे, मैं भी समझाता जाऊंगा क्वेश्चंस में तो आपको समझ आएगा। ये एकदम से बात समझ नहीं आती, जब क्वेश्चन हम कर लेते हैं तब समझ आता है। वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि एक्स वाई लेना या फिर एक्स लेना। बट अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स पर ही खेलना है। 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, जो वो बोल रहे हैं वो करना है। दूसरा, सिर्फ एक्स के ऊपर खेलना है, सिर्फ एक्स से ही खेलना है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी 3 लगातार पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, आर सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 67। फाइंड द नंबर्स यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जो फाइंड करना है ना, मैंने कहा था पहले भी, अगर मतलब जिसको ढूंढ रहे हो, एक्स को ढूंढ रहे हो गली गली, ऐसे करके बोला था ना मैंने, ट्रिक दी थी कि नहीं दी थी। तो जिसको फाइंड करना है ना उसको एक्स मान लो। तो हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, देखो मानना पड़ेगा भाई तभी काम बनेगा। 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, लेट 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो है, उसको मैंने मान लिया x। इसके बाद क्या आएगा एक बात बताओ, जो नंबर्स होते हैं 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 4। तो 3 को देखो नंबर आता है पहले 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4। तो क्या मैं 2 को 2 ही रहने दो इसको, क्या मैं 3 को 2 + 1 बोल सकता हूं, क्या मैं 4 को 2 + 2 बोल सकता हूं, इसको x मान लो x। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, एक तो x होगा, फिर x + 1 होगा एंड x + 2 होगा। और क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव बोले हैं तो 3 ले लिए, x + 1 और x + 2 ले लिया हमने। वेरी नाइस, यहां तक समझ आ रहा है। इन्होंने अब क्या बोला है ना वो इंपॉर्टेंट है। अब जो बोला है ध्यान से सुन लेना, इन्होंने बोला है सम ऑफ, किसका सम भाई, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, अच्छा स्मॉलेस्ट के स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, उन दोनों का जो सम है, यानी कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, पहले तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट निकालो, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इसमें, अरे यार ये होगा, है ना। तो स्मॉलेस्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू निकालो, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। देखो ध्यान से समझते जाना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, एक्स तो ले लिया और अदर टू क्या है, ये दोनों है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x + 1 और x + 2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। बट इन्होंने अब क्या बोला है, सच दैट दिस सम ऑफ क्या, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू का सम, इन दोनों का सम लेना है, वो सम है 67।
अच्छा, मतलब जो इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ इसका एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इसका प्रोडक्ट ये रहा और स्मॉलेस्ट का स्क्वायर ये रहा, इन दोनों का सम इन्होंने क्या दे रखा है 67। ठीक है, अब बस सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इससे इसको करेंगे तो 2x, इसको इससे करेंगे तो प्लस में x, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो 2 इज इक्वल टू 67। अब देखना है कि इक्वेशन बन के आएगी, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया प्लस में 3x, इसको इधर लेके आओ ताकि यहाँ पे 0 हो, तो ये हो जाएगा -65 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ना, अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमें तो भाई दोनों आता है, फैक्टराइजेशन मेथड भी आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आता है। आप कुछ बोले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो और उन्होंने फैक्टराइजेशन मेथड बोला हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ये नहीं बोलते कि भाई इसी मेथड से करो ना, वो कहते हैं भाई यहां तक तुम आ गए ना, अब इसके बाद तुम कैसे भी कर लो, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगता है उससे कर लो। अगर तो फैक्टराइज कर ले रहे हो जल्दी से तो फैक्टराइज कर लो, क्या दिक्कत है। और अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधाचार्य इक्वेशन लगा दो, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a लगा दो। तो आपका क्या मन है बताओ, एक बार ना इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टराइज नहीं होता, पर फिर भी एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। तो 65 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 130 का मैं करने जा रहा हूं प्राइम फैक्टराइज, तो ये हो जाएगा 265 और फिर इसके बाद ये 5 से जाएगा तो 133। ठीक है, अब देखो ये बन गया 10 और ये बन गया 13, तो अगर मैं 13 में से 10 माइनस करूं तो 3 आ जाएगा। हाँ, फैक्टराइज हो गया, वही फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है तो उसी से कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि आप उस मेथड से नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां से आपकी मर्जी है, ये नहीं कि ये जबरदस्ती नहीं कह रहे कि भाई इसी मेथड से करो। प्लस 13x और माइनस में 10x माइनस 65 इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -130 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को कर रहे थे तो -130 आया था, और इसको माइनस करोगे तो 3x आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 13 माइनस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, व्हाट इज द कॉमन फ्रॉम हेयर, क्या यहां से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन, तो x प्लस 13 2x आएगा ना इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से वैल्यूज आ चुकी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने को। तो एक आ चुका है हमारा x माइनस 5 और एक आ चुका है हमारा 2x प्लस 13। तो एक x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है और एक x की वैल्यू -13/2 आ गई है, ये इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर तो है ही नहीं पहली बात तो वो, और दूसरी बात ये कि अगर चलो छोड़ो, इन्होंने पॉजिटिव भी तो बोला है ना, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। तो पहला जो नंबर है वो 5 है, दूसरा नंबर 6 है, तीसरा नंबर 7 है। तो इसके बाद एक लाइन लिख देना अपनी तरफ से, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। हेंस 3 consecutive numbers are 5, 6 and 7, ये लाइन लिख देना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर्स वाले क्वेश्चन इजी होते हैं कंपैरेटिवली, तो इसलिए मैंने पहले उसको लिया है, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना एपिसोड में, तो आपको मजा आएगा, आपको लेवल बढ़ता जाएगा। अब पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना थोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, है 2 तो है ही नहीं, 3 आगे सीधा। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल 1 वाले क्वेश्चन जैसा, इसलिए मैंने इसको लिया है। और ये क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट बताओगे, और फिर मैं आपको हार्ड दूंगा कमेंट में, और पिन कर दूंगा आपका कमेंट, टेंशन मत लो। जो पहले आंसर देगा ना इसका, उसका कमेंट सबसे ऊपर पिन कर दूंगा मैं। मुझे बहुत पसंद है वो लोग जो पहले आंसर देते हैं। तो 3 consecutive इंटीजर्स दे रखे हैं। अच्छा, वही सेम सिचुएशन तो है। आंसर, व्हाट इज द आंसर, तो लिखेंगे लेट 3 consecutive इंटीजर्स। भाई मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप तो वैसे लिख देना। वो है x, x प्लस 1, x प्लस 2, और सम ऑफ, क्या सम ऑफ, किसका सम, स्क्वायर ऑफ सेकंड। अच्छा, स्क्वायर ऑफ सेकंड क्या होगा, स्क्वायर ऑफ सेकंड
स्क्वायर ऑफ सेकंड यानी कि दूसरा नंबर x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अदर टू, अदर टू कौन से बच गए, एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेने बोला है हमें, प्रोडक्ट। अब इसका सम भी बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू एटीक्यू, तो सम ऑफ स्क्वायर किसका, इन दोनों को सम करना है, एक्स प्लस वन स्क्वायर इज प्लस में एक्स एक्स प्लस में 2 इज इक्वल्स टू क्या है 161। तो अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 161। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 4x, फिर उसके बाद इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इसको ना 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 80 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ना, इसका आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि आपको भी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में कमेंट कर देना इसका आंसर, जो पहले देगा उसका आंसर सुई कमेंट पिन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल सेम 3 मार्क्स का आ रखा है, वो वाला क्वेश्चन जो वो भी 3 मार्क्स का ही आ रखा था एग्जाम में, सेम तरह का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, टेंस प्लेस और वंस प्लेस दे रखा है। अब ना इसको देख करके कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में, क्योंकि वहां पे तो ऐसा करते हैं कि 2 डिजिट का नंबर दे दिया और उसको फ्लिप कर रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, समझो अपने आप समझ आएगा कि खुद ही समझ आता रहेगा। देखो इन्हें 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, एक इमेजिन करते हैं कि 2 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट इधर, एक ये रहा एक ये रहा, तो जो इधर से हम देखते हैं जो प्लेस होता है इसको हम कहते हैं वंस, किसी का नाम वंस है क्या, कमेंट में बता देना वंस है तो वंस, और इसको हम बोलते हैं टेंस, वंस और टेंस इन 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। अच्छा यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस, यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, तो इस वाले प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 लेस देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस, मतलब जो यहां पे जो नंबर है ना, यहां पे जो नंबर है वो 5 कम है इससे, यानी अगर ये x है तो ये x माइनस 5 होगा। बात समझ आ रही है कि इन्होंने बोल दिया ना कि यूनिट प्लेस जो है वहां पे वो जो नंबर है वो टेंस प्लेस से 5 कम है। नहीं आ रहा समझ में, देखो x की वैल्यू, मतलब अभी हमें नहीं पता कि टेंस प्लेस पे क्या है, तो मान लेते कुछ है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि जो यूनिट प्लेस पे है ना वो टेंस प्लेस से 5 कम है, तो ऐसे कर लेते हैं, लेट टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है x, तो जो यूनिट प्लेस पे होगा वो x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, देखो इसमें कहीं भी फ्लिप की बात नहीं करी कि नंबर को फ्लिप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का है नहीं है। डिजिट एट द टेंस प्लेस उसको मैंने माना x, देन डिजिट एट यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा भाई, यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा भाई, वो 5 कम है, 5 कम है टेंस प्लेस से, जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उससे 5 कम है, यही बोल रखा है इन्होंने, ठीक है। यहां तक चीज समझ आ चुकी है अब हमें, यहां तक मतलब ये पूरा यहां तक समझ आ चुका है। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जो डिजिट है ना ये है और ये है, ये दोनों जो डिजिट है इनके जो प्रोडक्ट है वो 36 है। अच्छा तो हम लिखेंगे R2Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है 36। तो अब भाई इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 36 इधर आ जाएगा ना इज इक्वल टू 0। तो 36 को ऐसे डिवाइड करो कि उसका सम जो है 5 आए और उसका प्रोडक्ट 36 आए, तो 36 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 18, 2 से करा तो ये हो गया 9, फिर 3 से करा तो ये हो गया 3 3 1, ठीक है।
तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो 6 माइनस 4 नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा। इसको करते हैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18 माइनस 2 नहीं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हाँ 12 प्लस 3 कर सकते हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो 5 लिखा है ना, 15 थोड़ी ना लिखा है। तो कैसे करें, सोचो, फैक्टराइज करने का दिमाग लगाओ, कैसे लगाया जाए दिमाग। तो इसको हम कर सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और ये भी 6 नहीं, 3 तिया 9, 9 और 4, हाँ ओहो पहले ही कर लिया था क्या इसको, 9 और 4 के फॉर्म में कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर 9 और 4 के फॉर्म में करूं, यानी कि प्लस 4x माइनस 9x, है ना। इसी तरह से होगा माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, x कॉमन, x प्लस 4, ये सब तो हमने फैक्टराइज करना सीख ही रखा है। माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 और x प्लस 4, तो x की एक वैल्यू आ चुकी है 9 और x की एक वैल्यू आ चुकी है माइनस 4। नेगेटिव वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर देखा, अच्छा मान लो अगर हमने नेगेटिव मान लिया अगर मैंने, तो x की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी जो कि 10th डिजिट पे है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 9, तो माइनस 9 आ गई और माइनस 4 आ गई। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब यूनिट प्लेस पे मेरे को क्या लिखना है, माइनस 9 लिखना है, माइनस 9, और टेंस प्लेस पे क्या लिखना है, माइनस 4। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या, ऐसा नंबर देखा है कहीं। अब आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस कर दो, नहीं यार ऐसे नहीं होता। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, 9 को मानेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज बेसिकली 9, और ये क्या आ गया 9 माइनस 5 4, यानी जो नंबर है फिर हम लिखेंगे हेंस जो नंबर है, द नंबर इज, क्या है नंबर, यूनिट प्लेस पे क्या है 4, टेंस प्लेस पे क्या है 9, तो ये है नंबर 94 है नंबर। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब ना एज रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नंबर से रिलेटेड तो हो गया, 3 क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड कर लिए, अब एज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और इमेजिन करना, सोचने की कोशिश करना कि यार यहाँ पे कौन सा फंडा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का लग रहा है, चैप्टर नंबर 3 का तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, या फिर चैप्टर नंबर 4 का। तो देखते एक बार, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। तो 3 years ago, 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले रश्मि जो है वो थ्राइस थी एज ओल्ड एज नजमा। अच्छा, रश्मि नजमा की 3 गुना थी, यानी कि रश्मि वॉज ओल्ड एज रश्मि वॉज थ्राइस, अच्छा नजमा का 3 गुना रश्मि की एज थी, है ना। और 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद जो रश्मि है वो नजमा की डबल हो गई। अच्छा ये बात है। तो हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा। अब एक चीज मुझे बताओ, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। जब 2 चीजें दी हुई है, ऐसा है कि 2 चीज दे रखी है, सम और प्रोडक्ट, या फिर सम नहीं दे रखा, या फिर उसके डिफरेंस नहीं दे रखे, कुछ दे ही नहीं रखा, इन्होंने ऐसे कहीं बोला कि रश्मि और नजमा का जो एज है वो ऐड कर दे रहे हैं तो 5 हो जा रहा है, ऐसा कुछ बोला कहीं, ऐसा कहीं बोला ही नहीं कि उसका सम क्या है या फिर क्या कौन सी चीज क्या है, कुछ नहीं बोला। इन्होंने अलग अलग बोल दिया रश्मि और नजमा। तो एक काम करते हैं, इसमें ना हमें ना एक्स से काम नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ पे एक्स और वाई दोनों लेना पड़ेगा। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सोचो अगर आप एक्स लोगे, किसको एक्स लोगे एक बार मेरे को बताओ, एक बार एक्स के अकॉर्डिंग करके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है यहाँ पर, क्योंकि ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्यों घुसा दिया, ये सोच रहे हो ना, वर्ड प्रॉब्लम क्यों घुसा दिया, ऐसा इसीलिए किया भाई ताकि आपको थोड़ा पता हो, क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं चलता ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो बोलते हैं क्या लीनियर पेयर से है, बोलते ही नहीं वो। तो अगर मैं इसको एक्स वाले फंडे से करूं तो मैं फंसूंगा, अच्छी तरह से फंसूंगा। देखो 3 years ago, अच्छा पहले तो मैं क्या करता हूं, अगर एक्स के अकॉर्डिंग करता हूं तो मैं देखता हूं हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा। तो रश्मि और नजमा की जो एज है, इसको रश्मि की एज को मैं मान लेता हूं एक्स मान लिया। अब यार नजमा की एज को क्या मानूं मैं, नजमा की एज को तो मुझे वो मानना पड़ेगा ना जो एक्स के फॉर्म में हो। या तो इन्होंने दे रखा होता कि दोनों की एज का सम जो है 5 है, ऐसा कुछ दे रखा होता, या तो ये दे रखा होता कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो माइनस वो कुछ भी, मतलब 8 9 कुछ भी दे रखा है नंबर्स, ऐसे दे रखा होता। ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है इन्होंने, तो इसीलिए इस मेथड से हम कर ही नहीं सकते यार, एक्स वाले मेथड से हो ही नहीं सकता। इसको हमें एक्स वाई तरीके से ही करना होगा, यानी रश्मि की जो एज है
उसको हम x मान लेते हैं और जो नजमा की एज है उसको हम y मान लेते हैं। इस फंडे से करना पड़ेगा। तो यार समझ आ रहा है आपको कि क्या इसके पीछे क्या फंडा है, मतलब x वाली चीज से क्यों नहीं खेल पा रहे, बस हम सिर्फ x से नहीं खेल पा रहे हैं। अगर सम प्रोडक्ट या फिर कुछ भी मतलब दे रखा होता इन्होंने तो कर लेते, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। सोचो अगर इन्होंने दोनों का सम दे दिया होता कि दोनों की एज का जो सम है वो 5 है, तो मैं बोलता इसकी एज x मान लेता हूँ, इसकी एज मुझे नहीं पता पर दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 5 आ रहा है। तो यानी जो ये वाली एज है ये ना 5 माइनस एक्स है, इस तरह से मैं कर लेता, बट ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस मेथड से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते इस मेथड से, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया। देखो तो हम क्या करेंगे, लेट जो प्रेजेंट प्रेजेंट एज ही निकाल ली ना हमें, प्रेजेंट एज नाउ का मतलब प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, जो रश्मि की जो प्रेजेंट एज है उसको मैंने मान लिया x, और जो नजमा की जो प्रेजेंट एज है, नजमा नजमा का नक नक तक तक, और उसको y मान लिया। ये x साल की है, ये y साल की है, ईयर्स में ये ईयर्स ईयर्स ईयर्स, नोट ये वाला ईयर्स। तो क्या बोला इन्होंने, केस वन, केस केस वन बोलो या फिर ऐसे बोल दो 3 years ago, 3 years ago, 3 साल पहले जो रश्मि की जो एज थी वो x-3 थी और नजमा की जो एज थी वो y-3 थी। तो इन्होंने बोल रखा है कि 3 साल पहले रश्मि वॉज थ्राइस नजमा की थ्राइस, तो नजमा का एज का थ्राइस कर दो, वो रश्मि की एज है ये। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करो, x-3 इज इक्वल टू 3y-3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और इसको इधर लेके आते हैं -3y, और अच्छा 1 मिनट कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा 9 आ जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी, तो -9 आ गया, और फिर ये इधर आ गया वो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा अबे इधर उधर जाना, -6 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको हम, है ना, x-3y इज इक्वल टू -6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 3 साल पहले की बात है ये, और 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद रश्मि तो बेचारी x+10 की हो जाएगी और नजमा y+10 की हो जाएगी। और 10 साल बाद इन्होंने बोला है कि रश्मि विल बी ट्वाइस, नजमा की ट्वाइस, ठीक है। तो x+10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20, तो ये हो जाएगा x-2y इज इक्वल टू, ये इधर आया ये उधर गया, इज इक्वल टू 10, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना आता है ना तो कमेंट कर दो, बाकी इसको कैसे सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को वो मैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जब कराऊंगा उस चैप्टर को तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, मेरे को बता देना कि जो बेचारी लक्ष्मी याद है, रश्मि जो है वो कितने साल की है ये बता देना, और जो नजमा है वो कितने साल की, ये मेरे को कमेंट करके आप बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5, और एज से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैंने लिया है। तो इसमें कह रहे हैं द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। अब देखो इनमें दोनों की जो एज है ना इसके बीच कोई रिलेशन दे रखा है इन्होंने, जो एज ऑफ मैन है और सन है उनके बीच में जो एज है उनका रिलेशन दे रखा है, यानी कि सिर्फ एक्स से भी काम हो जाएगा। ऐसे हम पता लगाते हैं कि एक्स लगाऊं या वाई लगाऊं, या मतलब दोनों लगाना है कि सिर्फ एक्स से ही काम हो जाएगा। तो इस तरह से पता करते हैं हम उसको कि जब कोई रिलेशन दे रखा होता है दोनों की एज के बीच में तब हम पता लगा लेते। देखो तो अब इसका आंसर कैसे निकाले भाई, कैसे करें, आपको ना ये सारे जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर, पहले तो इन्होंने बोला क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। अच्छा जो मैन की जो एज है वो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, तो एज ऑफ सन मान लेते हैं हम, एज ऑफ सन जो है x ईयर्स, तो हमने इसको x साल मान लिया कि सन की जो एज है वो x साल है, और जो मैन की जो एज है वो क्या है, वो क्या दे रखी है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन की क्या दे रखी है प्रेजेंट एज, तो वो है एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। अच्छा जो एज ऑफ सन है उसका स्क्वायर लो फिर उसको ट्वाइस कर दो, यानी x है तो x का स्क्वायर कर दो और ट्वाइस कर दो, यानी कि x स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी कि 2x स्क्वायर, है ना, आ रहा है समझ, 2
एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का ट्वाइस कर दो, उतने साल का है मैन, ऐसे बोल रखा है, ठीक है। द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years, क्या बोला आगे क्या है, 8 year hence, अच्छा 8 year hence यानी 8 साल बाद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 years hence, 8 year hence यानी 8 साल बाद द एज ऑफ मैन, पहले तो ये देख लो कि 8 साल बाद किसकी एज कितनी होगी, तो 8 साल बाद जो है एज ऑफ सन क्या हो जाएगी 8 साल बाद, इसमें 8 जोड़ दो, x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगी, x प्लस 8 ईयर्स, और एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, इसमें भी 8 जोड़ दो, 2x स्क्वायर प्लस 8, इतने साल का हो जाएगा आदमी वो, ईयर्स, ठीक है। अब बोला क्या है, बोला कि 8 साल बाद एज ऑफ मैन, जो मैन की एज है विल बी 4 years मोर देन 3 times ऑफ एज ऑफ सन। अरे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे सब समझ आएगा। देखो 8 साल बाद जो मैन की जो एज है, एज ऑफ मैन, देखो यहाँ पे लिख देता हूं पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 साल बाद द एज ऑफ मैन, मैन की जो एज है, मैन की एज क्या है, मैन की एज 8 साल बाद 2x स्क्वायर प्लस 8 हो गई, तो वो उन्होंने दे रखा है 8 साल बाद जो मैन की एज है वो है इक्वल टू 4 years मोर देन 3 times एज ऑफ हिज सन, मतलब जो एज ऑफ सन है उसका 3 times करो, फिर उसमें 4 year मोर कर दो, यानी इसका 3 times करो, 8 साल बाद की बात हो रही है, इसमें मत करना 3 times, 8 साल बाद की बात है, तो इसमें 3 times करोगे और फिर इसमें आप ऐड करोगे 4 को, आ रहा है, ध्यान से समझना एकदम अच्छे से ध्यान लगा के। उन्होंने बोला है, पहले तो हमने प्रेजेंट एज x और 2x स्क्वायर मान ली, वो हमें पता चल गया, रिलेशन से पता चल गया, फिर उसके बाद 8 साल बाद दोनों में +8 कर दिया, इसमें +8 इसमें +8 कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि 8 साल बाद में 2x स्क्वायर प्लस 8, यानी मैन की जो एज है 8 साल बाद वो इक्वल टू है x प्लस 8, यानी कि सन की जो एज है उसका आप करोगे 3 times, और उसमें आपको जोड़ना भी है 4, क्योंकि 4 year मोर लिखा है ना इसीलिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब कुछ बचा ही नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस में 8 या 24, हाँ 8 या 24 हो जाएगा, 24 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो -3x, और 8 और 24 और 4 कितने होते हैं, ये होता है 28, तो 28 को इधर लेके आओ तो ये -28 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बन गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर दो, तो 20 मल्टीप्लाई टू 40, 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 10, फिर उसके बाद 5, 5, फिर इसके बाद, ठीक है, तो ये आ गया, इसको हमें 3x में कन्वर्ट करना था, 3 में कन्वर्ट करना था, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 हो गया, तो 8 - 5 में कर सकता हूं मैं इसको, यानी कि इसको आगे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये तो 2x स्क्वायर ही रहेगा भाई। अब तो यहां से फैक्टराइज करके सॉल्व करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, वहां पे 2x स्क्वायर और 8 और 5 में हमने कन्वर्ट करा था ना, तो -8x प्लस में 5x और इसके बाद -20 इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद 2x कॉमन आ गया यहाँ से, तो x -4 प्लस में 5 कॉमन आ गया, तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 5 और एक आ गया x -4, तो x की एक वैल्यू आ चुकी है -5/2, अरे -5/2, और एक आ चुका है x बराबर 4। माइनस में एज देखिए कहीं किसी, मतलब हमने पूछा ओ भाई तू कितने साल का है, मैं ना -5/2 साल का हूँ, यानी -2.5 साल का हूँ, यानी अभी पैदा ही नहीं हुआ है, माइनस का मतलब ये है ना, तो माइनस में एज नॉट पॉसिबल, तो x = 4 इज द आंसर। अभी एज भी पता लगानी है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उनकी, आप लिखोगे एक लाइन, अगली लाइन में आप लिखोगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x ईयर, यानी कि 4 इयर्स, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे 4 × 16 दूनी 32 इयर्स, इस तरह से आप लिखोगे अगली लाइन में कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, ऐसे करके लिखोगे आप। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, एकदम अच्छे से सब कुछ समझ आएगा आपको,
सब कुछ वेरी नाइस, अच्छी तरह से समझ आने वाला सब कुछ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रेहान की एज की बात कर रहे हैं कि जो रेहान है ना, देखो पहले समझो क्या बोला है, जो इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है ना उसको हम एक्स मान लेंगे। सवाल देखो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रेहान की जो एज का जो प्रोडक्ट है 5 साल पहले और 7 साल बाद फ्रॉम नाउ लिखा है ना, इज वन मोर देन ट्वाइस द प्रेजेंट। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कैसे होगा सवाल? भाई धीरे धीरे पढ़ोगे सब समझ आएगा। एक बार ध्यान से देखो, पहले कह रहे हैं कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो हम मान लेते हैं जो ये फाइंड करने के लिए बोलते हैं हम उसको मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट, माना मतलब मानने से सारा काम हो जाता है यहाँ पे। वाह वेरी गुड। लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्यारा सा बाबू रेहान, रेहान बाबू का जो प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेते हैं एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स मान लिया। और यहाँ पे एक ही बंदा है, सिर्फ रेहान ही है और कोई नहीं है, ध्यान से देखोगे तो अब बोला क्या है, ध्यान से, बस ध्यान से आप सुनते जाना, सब समझ आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज, प्रोडक्ट निकालना है रेहान्स की एज का इन ईयर्स। यार ठीक है इन ईयर्स, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, मुझे पता है ईयर्स में, इसको क्या बता रहे हैं मेरे को। द प्रोडक्ट ऑफ रेहान की जो एज है, रेहान की एज 5 साल पहले और 7 साल बाद फ्रॉम नाउ लिखा है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वन मोर देन है ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। नहीं आ रहा समझ में कुछ भी, देखो तोड़ तोड़ के समझो। पहले बताओ 5 इयर्स एगो उसकी एज क्या होगी, 5 इयर्स एगो एज, उसकी एज क्या होगी 5 साल पहले। अभी एक्स है, 5 साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, ठीक है। और 7 साल फ्रॉम नाउ क्या होगी, 7 इयर्स फ्रॉम नाउ, 7 साल बाद क्या होगी उसकी एज, एक्स प्लस 7 है ना, प्लस 7 कर दूंगा क्योंकि 7 साल बाद की बात हो रही है। इज वन मोर देन द ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, इज वन मोर देन ट्वाइस, प्रेजेंट एज का ट्वाइस से वन मोर देन। अच्छा प्रेजेंट एज का ट्वाइस क्या होगा, प्रेजेंट एज एक्स है उसको ट्वाइस 2x होगा, और वन मोर देन बोला है तो प्लस 1 कर दूंगा। आया समझ, बात समझ आई। उन्होंने बोला कि ट्वाइस वन मोर है उससे, वन मोर देन ट्वाइस इज एज मतलब क्या, मतलब कि ट्वाइस एज करो, 2x करो उसमें एक जोड़ दो, यही तो बोला है। तो 2x प्लस 1, समझ आ रहा है आपको, है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट भी करना होगा। यही इन्होंने बोला है कि इसका प्रोडक्ट x माइनस 5 और x माइनस 7 सॉरी प्लस 7, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ट्वाइस प्रेजेंट एज प्लस 1 है, यानी कि ट्वाइस ये रहा और प्लस 1 ये रहा, आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आपका ना इक्वेशन की तरह आ गई। अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो देखो इसको इससे करूंगा तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करूंगा तो प्लस में 7x, इसको इससे करूंगा तो माइनस 5x, इसको इससे करूंगा तो माइनस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x, है ना, ये 2x हो गया, इधर भी 2x है तो ये और ये कट जाएगा और ये 35 उधर चला जाएगा। तो अगर ये 35 उधर जाएगा तो 1 प्लस 35 हो जाएगा, 1 प्लस 35 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 36 आ गया है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस 6 आ गई और एक प्लस 6 आ गई। अच्छा माइनस में तो एज पॉसिबल ही नहीं है, तो प्लस 6 वाला आंसर है, यानी प्रेजेंट एज ऑफ रेहान्स क्या आ गई है। अब आप एक लाइन लिखोगे, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रेहान्स इज 6 इयर्स, 6 साल का बच्चा। अभी मैंने बोला है तो पहले बोला था बच्चा है, फिर प्यारा सा बच्चा नन्ना मुन्ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से और क्वाड्रेटिक दोनों से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, भाई वैसे लिखा है यहाँ सीबीएसई 2008, पर ये मत समझ लेना कि पुराना क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। भाई प्रैक्टिस करनी है तो हमें सब तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि क्या पता कौन सा आ जाए, एग्जामिनर का मूड क्या है हमें क्या पता, क्या पता वो अपनी बीवी से पिट के आया हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, जो बोल रहे हैं वो करते जाओ। पहले इन्होंने बोला है कि टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो भाई टू स्क्वायर तो बना लो, एक स्क्वायर ये रहा हमारा और एक स्क्वायर ये रहा, अलग अलग दो स्क्वायर बना लिए मैंने। तो अगर ये स्क्वायर है तो इनकी साइड्स क्या होगी,
साइड सेम होती है स्क्वायर की, तो हम मान लेते हैं जो पहला वाला स्क्वायर है ये हमारा पहला वाला स्क्वायर है और ये दूसरा वाला स्क्वायर है, तो इस वाले स्क्वायर की जो साइड है वो x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, और इसको y मान लेते हैं, ये भी y होगा, ये भी y होगा और ये भी y होगा। है y क्यों माना आपने भाई? y इसलिए माना क्योंकि इन्होंने कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा ना, कि साइड का कोई रिलेशन अगर दे देते कि एक x है और एक x स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, ऐसे करके दे देते हैं, मतलब ऐसे ये कोई रिलेशन दे देते दोनों के साइड्स के बीच में, जैसे एज के बीच में रिलेशन दे रहे थे कि वो उसका डबल है, ट्रिपल है, स्क्वायर है, ऐसे करके कुछ दे रहे थे, वैसे यहाँ तो कोई रिलेशन है नहीं साइड्स के बीच में, तो हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब देखना, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में, बट ऐसा नहीं है, अभी आगे बढ़ते जाओ क्लियर होते जाएगी चीजें। तो ये कह रहे हैं सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640। अच्छा, एरिया, इसका एरिया क्या होगा सोचो, एरिया तो इस वाले का जो एरिया है वो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड होता है, यानी साइड का स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और जो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, वाई स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने बोला इसका जो सम है, एरियाज का जो सम है, एरियाज का जो सम है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R2Q, एरिया इसका पहले वाले का और दूसरे वाले का, दोनों एरिया का जो सम ऑफ एरियाज है वो क्या 640 दे रखा है, 640। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मत मानो, अभी देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये चीज जो इन्होंने बोली वो हमने कर ली। फिर कह रहे हैं इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर भी निकालना है क्या, तो पेरीमीटर निकाल देते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताना, 4 इंटू साइड, है ना, तो ये हो जाएगा 4x, इसका पेरीमीटर 4x है, इसका पेरीमीटर 4y है। इन दोनों का डिफरेंस इन्होंने बोला है, डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है, देखो ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो ये छोटा ये बड़ा, इसका बड़ा पेरीमीटर होगा, इसका छोटा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा करूंगा ना, बड़ा माइनस छोटा, तो इनका जो डिफरेंस है बड़ा माइनस छोटा वो दे रखा है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी कि 4y माइनस 4x, इसका जो डिफरेंस है वो दे रखा है इन्होंने 64। ठीक है, यहां तक समझ आया। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, अब साइड्स पता करनी है, कैसे पता करें, सोचो जरा सोचो कैसे पता करें। तो एक चीज ध्यान से सुनना, अब इसको, इस पूरे को मैं 4 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, तो y माइनस एक्स, इसको भी 4 से कर रहा हूं तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 16 आ गया, तो ये 16 आया। अभी रुको, इसको इक्वेशन मत मानना, अभी देखो क्या करना है हमें, यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो y बराबर x को उधर भेजो, 16 प्लस x आ चुका है, y बराबर 16 प्लस x आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो अब, ठीक है, तो इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दो, ये जो y की वैल्यू जो 16 प्लस x आई है ना, इसको इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y की जगह मुझे लिखना है 16 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, आ गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सिर्फ x से खेल रहे हैं कि नहीं, x स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर 256 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2 भी होता है ना, तो ये हो जाएगा 32x इज इक्वल टू 640। अब इसको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 32x, और इसको इधर लेकर के आते हैं तो 640 में से 256 माइनस करना पड़ेगा, 640 और 256, इसको माइनस करो तो क्या आएगा, 10 में से 6 गए तो 4, ये बचा 13, तो 13 में से 5 गए तो 8, फिर ये हो गया हमारा 5 में से 2 गए तो बचा 3, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो 2 ये हो गया 1, और फिर इसके बाद हाँ ठीक है, तो 384 हमारा आंसर आया है। तो 384 माइनस 384, क्योंकि इसको मैं इधर ले आया था ना इसीलिए, तो माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 2 लिख देना, डिवाइड बाय 2 एक लाइन लिख देना, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 16x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 192 का प्राइम फैक्टराइज करो, 1
9 2 का प्राइम फैक्टराइज करो तो ये हो गया 2 से गया तो ये 9 फिर 6 96 आया। अच्छा फिर 2 से गया तो ये आया 4 फिर ये आया 8 फिर 2 से गया तो ये आया 2 24 कब तक जाएगा भाई। फिर ये 12 ओ हो भाई कब तक जाएगा भाई ये और 3 से जाएगा यहाँ पे। ठीक है अब कैसे करें इसको 16x बनाना है इसको तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 12 नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो अगर ध्यान से देखो तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये 8 हो गया ये पूरा 8 हो गया और ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24 24 और 8 24 और 8 तो 24 में से 8 गए तो 16 आ जाएगा है ना। तो 24 और 8 है मैंने इसको कट कर दिया। अगर नहीं हो रहा ना फैक्टराइजेशन से तो ज्यादा टेंशन मत लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो ठीक है इतनी टेंशन नहीं लेनी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 24 और 8 मैंने कराया था 24x माइनस में 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 24 फिर यहाँ से माइनस 8 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 24 फिर इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 8 और x प्लस 24 तो x की जो एक वैल्यू आ चुकी है 8 और x की दूसरी वैल्यू माइनस 24 आ चुकी है। और माइनस तो पॉसिबल नहीं है कोई ऐसा स्क्वायर देखा जिसकी साइड माइनस में हो नहीं तो हमारा आंसर आ गया 8। अच्छा ये छोटा वाला जो स्क्वायर है ना मतलब ये वाला स्क्वायर है जो पहला वाला स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो इसकी जो साइड है पहले वाले की जो साइड है वो x मानी थी ना हमने तो वो 8 आई है वो आई है 8 मीटर। और जो दूसरा वाला जो स्क्वायर है ना उसकी साइड क्या आई है उसकी साइड आई है y होती है तो 16 प्लस x यानी 16 प्लस 8 कर दो तो 16 प्लस 8 क्या होगा 24 मीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है दोनों स्क्वायर की साइड्स निकल चुकी है। एक बार पॉज करके ध्यान से देख लो फिर से कि किस तरह से इसको सॉल्व किया है मैंने तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करोगे तो आसान होगा। यहाँ तक तो ऐसा लग रहा था कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन चैप्टर में से है बट जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमें समझ आता नहीं ये तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे पता चला हमें जब हमने ये वैल्यू निकाली फिर ये करा फिर सॉल्व करके लेके आए तो हमारा आंसर आ गया। इस तरह से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंटरेस्टिंग कि इन्होंने बोला है ना कि एक डीलर है ये सब छोड़ो ये समझ ही नहीं आएगा हमें तो क्वेश्चन देखने में। आप मैं जो सिचुएशन बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करो ध्यान से सुनना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना कि आप नो ऐसे कर रहे हो मान लो कि आपने 75 रुपए का कोई सामान खरीदा 75 एक मिनट 75 का आप बेच रहे हो 75 का आपने बेचा। तो एक बात मेरे को बताओ अगर 75 रुपए का बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो पहले बताओ। इसीलिए बेच रहे हो ना क्वेश्चन मत देखना भाई कंफ्यूज हो जाओगे अभी मत देखना क्वेश्चन पहले मेरी बात ध्यान से सुनो सब कुछ समझ आएगा। ऐसे सोचो कि आपने 75 रुपए की क्या कहते हैं कोई भी चीज है मान लो फ्री फायर की गेम बेच दी आपने 75 रुपए में अपनी पता नहीं बेचते नहीं बेचते मुझे नहीं पता लेकिन मान लो 75 रुपए की बेची। तो 75 रुपए की तो जब बेचोगे ना बेचते क्यों कोई चीज फायदे के लिए अपने फायदे के लिए। तो यानी कि 75 रुपए में तो आपने उसको खरीदा नहीं होगा ना। अगर कोई चीज आप 75 रुपए की खरीद रहे हो तो 75 में बेच दोगे क्या पागल लोग ऐसा करेंगे। जब कोई फायदा होगा तभी तो बेचोगे। तो उसको मान लेते कि आपने कुछ x रुपए में खरीदा था और वो x क्या होगा वो 75 से कम ही होगा है ना क्योंकि 75 रुपए में तो बेच रहे हो तो उससे कम दाम में खरीदा होगा तभी तो ज्यादा में बेच रहे हो तभी तो फायदा होगा। तो फायदा कैसे होगा। तो आपने मान लो पीछे से कोई माल खरीदा x रुपए का माल खरीदा और x रुपए का ठीक है एक बात ध्यान से सुनो जो बेचा है सामान जो बेचा है जिस प्राइस में उसमें क्या होता है उसमें आपने जिसमें खरीदा जिस प्राइस में आपने खरीदा था प्लस उसमें अपना फायदा भी देखोगे भाई। ये छोटी सी बात है एकदम बहुत कॉमन सेंस है भाई। सामान को उसमें बेचोगे तो सामान को जिस दाम में बेचोगे उसमें अपना खरीदा हुआ प्राइस भी जोड़ोगे और अपना फायदा भी जोड़ोगे मुनाफा जिसको बोलते हैं बिजनेस के लैंग्वेज में है ना मार्जिन बोलते हैं प्रॉफिट। तो जो आप बेचोगे वो खरीद रखा है आपने उतने वो मान लो आपने x रुपए में खरीदा है और आपको मान लो फायदा हो रहा है x% का फायदा हो रहा है।
तो आपने x रुपए में खरीदा और आपको x% का फायदा हो रहा है, कितना भी फायदा हो सकता है, वो आपकी मर्जी, आप कितना फायदा लेना चाहते हो उस माल को बेचने पे। तो आपने x रुपए का माल पीछे से खरीदा और उस पे x% का फायदा, मतलब 100 रुपए का माल मान लो खरीदा आपने और उस पे 100% का फायदा ले लिया। 100 रुपए का माल खरीदा है, 100 रुपए का माल खरीद के 100% का फायदा लिया है। 100 रुपए का माल यानी 100 रुपए और 100% फायदा, यानी कि उस माल का 100%, 100% क्या होगा, 100 का 100% क्या होगा, 100 का 100% यानी कि पूरा, 100% यानी पूरा, तो 100 का 100% कितना हुआ, 100। कंफ्यूज कर दिया है, समझ ही नहीं आ रहा, चलो ये छोड़ो। आपने क्या करा, 100 रुपए का कोई सामान लिया, आपने उस पर 25% फायदा लेने की कोशिश कर रहे हो कि मैं 25% फायदा लूंगा, तो 100 रुपए का 25% निकालोगे तो 25 आएगा। तो 100 रुपए का आपने खरीदा और 25% आपका फायदा, तो 100 और 25 दोनों को जोड़ के कितना हुआ, 125। तो 125 में आप उसको बेच रहे हो, इसका मतलब, ठीक है, आया समझ। तो इसका मतलब जो आप बेचोगे वो जितने में आपने खरीदा उसमें अपना फायदा भी जोड़ोगे तभी तो बेचोगे। तो वैसे ही अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ, ध्यान से सुनना। अ डीलर, डीलर मान लो आप हो, आप डीलर हो, आप बेचते हो एक आर्टिकल को 75 रुपए में, ठीक है, और गेन गेन करते हो एज मच परसेंट एज द कॉस्ट ऑफ प्राइस, मतलब जितने रुपए में, मान लो x रुपए में आपने खरीदा था, कॉस्ट ऑफ प्राइस यानी x रुपए, जितने में आपने कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खरीदा, कितने में खरीदा, x रुपए में खरीदा, उतना ही परसेंट का आप उसमें मार्जिन भी ले रहे हो, प्रॉफिट भी ले रहे हो, यानी फाइंड कॉस्ट ऑफ प्राइस बोला। अच्छा ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्राइस फाइंड करना है तो उसको x मान लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ प्राइस, ध्यान से समझना, समझ आएगा सब कुछ। कॉस्ट ऑफ प्राइस को मैंने माना है x, ऐसा मान लिया। तो गेन क्या होगा बताना, गेन बोला है कि गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, उतना ही गेन करा जितना कि कॉस्ट प्राइस है, उतना ही परसेंट। तो गेन कितना करा, x% गेन करा बंदे ने। अच्छा एक बार उस सिचुएशन को इमेजिन करो जो मैंने आपको बोला था कि आपने 100 रुपए, आपने ना, एक मिनट, आपने 100 रुपए का खरीदा था और आपने उस पर 25% का प्रॉफिट लगाया था अपनी तरफ से और उसको बेच दिया था। तो 100 रुपए का खरीदा और 25% प्रॉफिट यानी कि 25, 100 का 25%, तो 25% यानी 25/100, 100 का, तो ये आ जाएगा 25। तो आपने क्या करा, 100 रुपए में अपना 25 रुपए जोड़ा और उसके बाद आपने उसको 125 में बेचा, है ना, ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी एग्जाम्पल के लिए। तो उसने गेन कितना करा, x%। तो यानी कि जो डीलर सेल्स, सेल्स यानी बेचा, तो बेचा इज इक्वल टू, मैंने बोला ना बेचा इज इक्वल टू खरीदा प्लस फायदा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेचा कितने में, 75 में, और कॉस्ट क्या थी, खरीदा यानी कि कॉस्ट। देखो बेचा इज इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं, बेचा इज इक्वल टू कॉस्ट, जितने में आपने खरीदा, आपका खर्चा कितना लगा खरीदने में, प्लस में फायदा, गेन। बेचा यानी कि सेल, सेल, सेल कितने में करा, कॉस्ट में आपने गेन जोड़ दिया, तो सेल 75 में सेल करा उस बंदे ने, और कॉस्ट क्या है x और गेन क्या है x%। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 75 इज इक्वल टू एक्स प्लस x%, x% किसका, इसका x% निकालते हैं ना हम। देखो यहां पे हमने 100 का 25% निकाला है ना, तो x का x% निकालना, तो x/100 मल्टीप्लाई किसका निकालना है, x का, तो x आ गया यहाँ पे, है ना, समझ आ रहा है भाई। x% निकालना है तो x/100 लिखा, और किसका निकालना है तो x का, तो x लिखा यहाँ पे मैंने। तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एक्स प्लस x²/100। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा, इसको ना पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 7500 इज इक्वल टू 100x प्लस में x²। अब x² प्लस में 100x माइनस में 7500 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको आप प्राइम फैक्टर से कर दो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर। प्राइम फैक्टराइजेशन से करूं तो मैं क्या करूंगा, 7500 का मैं टुकड़ा करूंगा, तो इसके दो टुकड़े बनेंगे, 150, 150 और 50, इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 पीछे 75, 100, 7500 आ गया, और माइनस करो तो 100 आ जाएगा।
तो इस तरह से इसको मैं तोड़ दूंगा दो हिस्सों में। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था ये सारी चीजें, तो इसको मिटा देते हैं, है ना। आपको चीज समझ आ रही है एकदम मैं क्या रहा हूँ, किस तरह से मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इसको मैंने टुकड़े कैसे करें 150 और 50 में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 150x माइनस 50x और ये आ गया माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 150 बचा, फिर माइनस 50 कॉमन ले लिया तो x प्लस 150 बचा इज इक्वल टू 0। तो x की एक तो आया x प्लस 150 और एक आया x माइनस 50। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 150 और एक x की वैल्यू आई 50। तो 50 आंसर होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना, क्योंकि नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। माइनस रुपए में थोड़ा ना भेजेगा, लॉस थोड़ा ना कर रहा है वो। x इज इक्वल टू 50 आ गया, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, फिर हमने लिख देंगे, एक लाइन लिख देना, हेंस कॉस्ट प्राइस इज ₹50। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 50, अच्छा अगर कॉस्ट उसका 50 है और 75 में उसने बेचा, तो मेरे को फायदा बता सकते हो कमेंट में कि उसको कितने रुपए का फायदा हुआ, है ना, बता सकते हो कितने रुपए का फायदा हुआ, तो कमेंट करके बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 9 को समझो। ये जो क्वेश्चन है मैंने टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं ना उससे रिलेटेड ले रखा है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि मार्क्स इतने दे रखे हैं, इसके इतने मार्क्स है इतने, तो उस तरह का क्वेश्चन मैंने दे रखा है। अभी मैंने देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, हर टाइप के क्वेश्चन लेके चल रहा। पहले जो मैंने नंबर्स वाले लिए, फिर एज वाले लिए, फिर ऐसे करके मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लेते जाऊं, ताकि आपका ना जो माइंड है वो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन से एक्सपोज हो जाए। तो देखो क्वेश्चन है बोला इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है, ठीक है, सम ऑफ सेफाली के जो मार्क्स है मैथ्स में और इंग्लिश में वो 30 है, दोनों का सम 30 है। तो एक काम करते हैं, जो मैथ्स में उसके मार्क्स है उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट मार्क्स इन मैथ्स, जो मैथ्स में जो मार्क्स है उसको मैंने मान लिया एक्स। तो मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, इंग्लिश में कितना मार्क्स हो जाएगा, देखो मैथ्स में, इधर मैथ्स लिख देते हैं, इधर इंग्लिश। तो मैथ्स में अगर एक्स मार्क्स है तो इन्होंने बोला है दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो 30 आ रहा है। देखो इन सम ऑफ द सेफाली मार्क्स इंग्लिश मैथ्स दोनों में 30 है, तो एक्स में क्या जोड़ू कि 30 आए, इज इक्वल टू 30। तो x प्लस ये खाली जगह इज इक्वल टू 30, तो x को उधर भेजो तो 30 माइनस एक्स आ गया, यानी जो इंग्लिश में जो मार्क्स है वो कितने हैं, वो है 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आ गए 30 माइनस एक्स। अच्छा अब आगे क्या बोल रहे हैं, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। अच्छा 2 मार्क्स मोर इन मैथ एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और उसका जो प्रोडक्ट है वो 210 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 मार्क्स मोर कर दो मैथ्स में 2 मार्क्स मोर कर दो, कर दिया, x प्लस 2 कर दिया, और जो इंग्लिश है उसमें 3 मार्क्स लेस कर दो, यानी कि 30 माइनस एक्स इंग्लिश में था उसमें से 3 मार्क्स लेस कर दो, कर दिया। तो इंग्लिश में फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट करो, एक ये रहा और एक ये मार्क्स है, एक मैथ्स का ये रहा एक इंग्लिश का ये रहा, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। फिर वो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 210। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो x प्लस 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 30 में से 3 गए तो कितना बचा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 लिख सकता हूँ। फिर इसको सॉल्व करो तो x को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 27x, फिर x को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 54, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x, और इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट एक चीज देखो कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है, यानी सभी को उधर ले जाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, सभी को मैं उधर ले जाऊंगा, तो अगर मैं सबको उधर ले जाऊंगा तो यहाँ के सारे बंदे, यहाँ के पूरा ये सब पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाऊंगा मैं, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाले लेने हैं तो इधर देखो 27x और माइनस 2, 27 में से 2 गए तो 25x, पर ये उधर चला गया तो माइनस 25x। ठीक है, और ये तो पहले ले लिया हमने। 54 में से 210 घटाओ तो 210 माइनस 54 कितना आएगा, 210 54 माइनस करो तो ये आएगा 10 में से 4 गए तो कितना बचा, 10 में से 4 गए तो 6, 20 में से 5 गए तो 15, टक 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 सही है। तो ये आ गया 156, वो भी
माइनस का 156 आया इधर, बट ये उधर चला गया है, उधर चला गया, तो ये प्लस 156 हो जाएगा, प्लस 156। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको आप सॉल्व कर दो। तो 156 का प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। 156 का प्राइम फैक्टर, तो ये आ जाएगा 7 8 और फिर इसके 39 और फिर ये जाएगा 3 से, तो अगर ये 3 से जाएगा तो 13 आएगा, फिर ये इसके बाद 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 13 दूनी 26, 26 और 2, 2 दूनी 4, 26 में से 4 गए तो 22। नहीं, इस तरह से तो नहीं कर सकते, तो अब कैसे करें? 13 दूनी 26 नहीं, 13 तिया 39 करते हैं, 39 और 4, नहीं ये तब भी नहीं हो सकता। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 13, हाँ 12 और 13 हो सकता है। तो हम इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 12 और 13 में करना है तो 12x माइनस 13x प्लस में 156 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 और यहां से माइनस 13 आ गया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13, देखना दो आंसर आएंगे यहाँ पे, और x माइनस 12, तो x की एक वैल्यू आ गई 13 और x की एक वैल्यू आ गई 12, और ये दोनों ही आंसर है, दोनों ही आंसर है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो जो मैथ्स है ना, मैथ्स और इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, मैथ्स और इंग्लिश, अगर तो मैथ्स और इंग्लिश में अगर मैथ में हमने x माना था, अगर मैथ में 13 मार्क्स है तो इंग्लिश में कितने होंगे? इंग्लिश में 30 में से 13 गए तो कितने बचे? 30 में से 13 गए तो बचे हमारे पास 17 मार्क्स है। अगर मैथ्स में 13 मार्क्स है तो इंग्लिश में 17 मार्क्स है, या फिर अगर आप 12 बोल रहे हो इसमें 12 तो इसमें 18 बोलना पड़ेगा। तो दोनों ही आंसर है इसका। तो हम लिख देंगे मार्क्स इन मैथ, कोई सा भी एक लिख के आ जाओ या दोनों भी लिख के आ सकते हो कि हेंस मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 13 एंड इंग्लिश में जो 17 है, फिर या फिर 12 18 को लिख के आ सकते हो। तो दोनों ही आंसर आ गए इसके। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता तभी तो जाकर के मैं कुछ बोलता कि नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, बट ऐसा कुछ यहाँ हुआ ही नहीं, तो दोनों ही आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा वर्क से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा ना तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे इसी फंडे के ऊपर क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, बस इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बहुत मतलब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लगता है लोगों को। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A और B एक साथ फिनिश करते हैं 4 दिन में, तो टाइम टेकन बाय B फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको x मान लो। तो हम क्या लिखेंगे? लेट, हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय B, जो B टाइम ले रहा है वो ले रहा है x, मान लिया मैंने, x मान लिया। जो हमें फाइंड करना है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो अब x जब मान लिया तो इन्होंने बोला है A टेक्स, A को 6 दिन, ये जो x है ना ये डेज है, ये डेज है, x डेज। जो A है उसको A टेक्स, A को लगता है 6 दिन कम देन द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ वर्क। अच्छा, अगर B का x आ गया तो जो A है उसको 6 दिन कम लग रहा है, 6 दिन लेस देन B, यानी कि x माइनस 6। तो टाइम टेकन बाय देन टाइम टेकन बाय A कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा x माइनस 6 डेज। ठीक है, यहां तक समझ आई चीजें। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों ने मिलके 4 दिन में काम फिनिश करा है, कैन फिनिश इट इन 4 दिन में। आप ध्यान से सुनते रहना, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। देखो इधर हम B को लेकर के चलते हैं और इधर A को, तो अगर x डेज है, x डेज अगर है और काम तो एक ही है, एक ही काम करना है, एक काम करने के लिए x दिन लग रहे हैं, और इसको कितना लग रहा है? x माइनस 6 डेज लग रहे हैं एक काम करने के लिए। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में x डेज में अगर एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x काम करेगा, 1/x, है ना। अरे यार देखो समझो, मान लो मैंने बोला कि 4 दिन में एक काम कर रहा है, तो इसका मतलब, या फिर ऐसे बोल दो 4 दिन में ये 4 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप क्या करते हो, 4 को, ये 4 जो इससे डिवाइड, ये वाला 4 ये है और ये वाला ये, इससे डिवाइड कर देते हो, ऐसे ही करते हो ना इसको, है ना। तो वैसे ही x डेज में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x,
ऐसे ही ये x माइनस 6 डेज में 1 काम कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा, एक दिन में ये करेगा 1 अपॉन x माइनस 6। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो पर यहां पे इन्होंने 4 दिन दे रखा है, तो 4 दिन में क्या होगा, 4 डेज में अगर एक दिन में 1 अपॉन एक्स होता है तो 4 दिन में क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 अपॉन एक्स, और इसमें 4 दिन में क्या होगा, क्योंकि इसने भी 4 दिन काम करा ना, एक साथ काम करा है दोनों ने, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4x माइनस 6। ठीक है, अब देखो 4 दिन में ये दोनों मिलकर के एक काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसमें यही फंडा होता है जो मैं कहने वाला हूं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि अगर इसका जो काम है, ये काम ही तो है, ये वर्क ही तो है, ये काम है ना, इसका जो काम है और इसका जो काम है दोनों को मैं प्लस करूं 4 अपॉन एक्स, और इसका जो काम है 4 अपॉन एक्स माइनस 6, इसको मैं प्लस करूं तो ये 1 आएगा, क्योंकि एक काम हो रहा है इसीलिए। ठीक है, मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर रहे हो, सवाल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, उन दोनों में सेम ही फंडा लगना है, यही फंडा लगेगा कि हम ना पहले एक्स डेज देख लेते हैं, फिर एक्स माइनस 6 उसका कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आ गया, फिर एक दिन, फिर जितने दिन में इन्होंने काम करा होता है फिनिश, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जैसे 4 दिन में करा था इसीलिए फिर दोनों को प्लस करके एक लेके आ जाते हैं। अब इसमें कोई इक्वेशन बन जाएगी, देखो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, या फिर एक और काम कर सकते हो, 4 को कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ गया तो 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर अपॉन में आ जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट हटा दो आप, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस 6, और ये इधर गया तो प्लस x अपॉन में x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो इसको आगे सॉल्व करो, ये x और ये x 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अच्छा, इसके नीचे भी x स्क्वायर माइनस 6x है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो इधर ले जाता हूँ, पूरा स्टेप बता देता हूँ, 4 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 6 24, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब एक्स स्क्वायर है उधर, एक्स स्क्वायर इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 14x, और इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 का इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करो, क्योंकि प्रोडक्ट जो है 24 आना चाहिए फैक्टराइज करने के लिए, तो 24 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 12, तो ये आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 6, फिर उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद 1। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 में कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12, और ये इधर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इधर ले सकते हैं माइनस 2, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा x माइनस 12, और एक आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 12 आ गया है और x इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो इसमें देखो, एक बार ये देखो ध्यान से सुनना, अब x बराबर 12 है ना, तो हमें क्या पता करना है, हमें बेसिकली x डेज, x बराबर 12, पहले ना इसको डाल करके देखते हैं 2 को, तो अगर मैं 2 को इसमें डालूं तो ये तो 2 दिन आ जाएगा, लेकिन इस 2 को अगर मैं इसमें डालूं तो 2 माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 4 कैसे हो सकता है भाई, माइनस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो x बराबर 2 वाला आंसर नहीं हो सकता। तो x बराबर 12 वाला डाल के देखो तो इसको 12 डेज आ जाएगा, इसको 12 माइनस 6 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है x वाला 2 क्यों नहीं हुआ, समझ आया ना, क्योंकि अगर मैं इस 2 को इसमें डाल रहा हूं तो 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है, माइनस 4 पॉसिबल ही नहीं है ना यार, तो इस तरह से इसको नहीं कर सकते मतलब। तो इस तरह से x बराबर 12 आंसर आ चुका है हमारा, ऐसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ध्यान से सुनना क्योंकि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। 2 पाइप है, वो एक साथ फिल करते टैंक को 15/8 घंटे में, जैसे काम जब दोनों कर रहे थे तो 4 दिन में कर रहे थे, है ना,
बिल्कुल वैसे ये दोनों पाइप जब एक साथ आ जा रहे हैं तो 15/8 घंटे में वो जो टंकी है उसको फिल कर रहे हैं। एक टंकी है, सपोज करो, देखो एक टंकी बना रखी है मैंने, मान लो। तो वो टंकी जो है, एक छोटा वाला पाइप है, एक छोटा वाला पाइप है और एक बड़ा वाला पाइप है। मतलब एक डायमीटर छोटा एक पाइप का और एक बड़ा है। तो ये स्मॉल है और ये लार्जर वाला है। तो इन्होंने बोला है ना कि अगर ये दोनों में से पानी एक साथ आ रहा है तो 15/8 घंटे लग रहे हैं टुगेदर। अगर टुगेदर आ रहा है तो 15/8 घंटे लग रहे हैं, ऐसा बोल दिया। लेकिन अगर सेपरेटली आ रहा है ना, सेपरेटली यानी अलग अलग, यानी एक बार एक, मतलब इसको कितना टाइम लग रहा है और इसको कितना टाइम लग रहा है, वो चीज। जैसे काम कर रहे थे दो बंदे, ए और बी, दो जने काम कर रहे थे, तो एक को अलग टाइम लग रहा था, दूसरे वाले को अलग लग रहा था। एक बात बताओ, अगर छोटा पाइप है, डायमीटर छोटी है पाइप की, तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो स्मॉल पाइप है उसमें से कम पानी जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्मॉल वाला जो है उसमें से ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि इसमें से कम टाइम लगेगा टंकी भरने में। क्यों? क्योंकि भाई जल्दी चला जाएगा ना पानी, सारा का सारा सारा पानी जल्दी चला जाएगा तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इन्होंने बोला है दो पाइप अगर एक साथ डाले तो 15/8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, ये तो समझ आ गया। द पाइप विद लार्जर डायमीटर, जो पाइप जिसका लार्जर डायमीटर है ना, उसको 2 घंटे कम लग रहे हैं। कम ही तो लगेंगे, सही बात है, कम लगेंगे, लेकिन कितने कम लग रहे हैं? 2 घंटे कम लग रहे हैं। यार अमेजिंग, ये तो मस्त बात है। द पाइप विद स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली, यानी अगर सेपरेटली टैंक को फिल कर रहे हो तो यार इसको ना कम टाइम लग रहा है। कितना कम लग रहा है? इस वाले से 2 घंटे कम लग रहा है। जो छोटा वाला पाइप है ना, मान लो वो एक्स टाइम ले रहा है अगर, तो उससे 2 घंटे कम लग रहा है, यानी x-2। यानी कि हम मान लेंगे कि जो स्मॉलर पाइप है वो एक्स टाइम ले रहा है, लेट ऐसा मान लेंगे। मतलब समझ आ रहा है क्वेश्चन की किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। इन्होंने बोला इसको 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो अगर इसको x लग रहे हैं तो इसको 2 घंटे कम यानी x-2 लग रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, जो छोटा पाइप है उससे जो टाइम लग रहा है वो x लग रहा है, x घंटे लग रहा है, x आवर लग रहा है। तो जो बड़ा वाला पाइप है, जो बिगर पाइप है, जो बिगर बोलो या लार्जर बोलो, लार्जर पाइप जो है उसको कितना टाइम लग रहा है? x-2 आवर्स लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है। अच्छा ठीक है। अब मैंने बोला है ये अगर स्मॉलर डायमीटर का पाइप है और ये अगर लार्जर वाला पाइप है, ये लार्जर और ये स्मॉलर। अच्छा ठीक है। तो एक टैंक फिल करना है, एक टैंक को अगर फिल करना है तो इसको मान लेते हैं, इसको हमने मान रखा पहले x टाइम लग रहा है, x घंटे लग रहे हैं, तो x घंटे, x आवर्स, तो x आवर्स में ये एक टैंक को फिल कर रहा है। तो 1 घंटे में कितने को करेगा? 1 घंटे में ये 1/x टैंक को फिल करेगा, है ना। तो x आवर्स में अगर एक टैंक फिल कर रहा है तो 1 घंटे में 1/x टैंक को फिल करेगा। अगर 1 घंटे में 1/x टैंक फिल हो रहा है, यानी कि जो रेट है, रेट फिल होने की जो रेट है वो क्या है? 1/x टैंक, 1/x टैंक 1 घंटे में फिल हो रहा है, ठीक है। और अब इधर बात करते हैं लार्जर टैंक की। तो x-2 घंटे लग रहे हैं इसको एक टैंक फिल करने में, तो 1 घंटे में 1/x-2 टैंक फिल करेगा, यानी कि जो इसकी रेट है, रेट यानी कि पर आवर देखा जाता है, रेट मतलब 1 घंटे में, पर आवर यानी 1 घंटे में। तो रेट आ गई इसकी 1/x-2 टैंक पर आवर, मतलब 1/x-2 टैंक पर आवर ये फिल कर सकता है। अब ये तो समझ आ गया, लेकिन अगर दोनों एक साथ है, दोनों अगर एक साथ है, इफ बोथ टुगेदर, अगर दोनों एक साथ है तो 15/8 घंटे में एक टैंक फिल हो रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा? 1/15/8, है ना, क्योंकि ये जो घंटा होता है 15/8, इसको मैं इधर ले गया तो ये आ जाएगा 8/15। ये इसका रेट आ गया टैंक पर आवर, ठीक है। यहां तक समझ आया? देखो अगर तो वो अकेला है ना तो उसका रेट है 1/x, ठीक है।
लार्जर वाला 1/x-2। पर अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं देखो 1/x और 1/x-2 को ऐड कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 1/x और 1/x-2 को मैं ऐड कर दूं तो वो आ रहा है 8/15। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा x-2 प्लस में x और ये आएगा x+2। इज इक्वल टू 8/15। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 2x-2 अपॉन में x² प्लस में 2x इज इक्वल टू 8/15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 30x माइनस में 30 इज इक्वल टू 8x² प्लस में 16x। अब इसको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो भाई क्वेश्चन को अगर ध्यान से करोगे ना तो सब समझ आएगा, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला था। तो ये आ जाएगा हमारा 8x² और ये उधर जाएगा तो 30 में से 16 गया तो ये बचा 14, तो -14x, इसको उधर भेजेंगे तो -14 हो जाएगा, है ना, और इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं किससे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 7x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 मल्टीप्लाई 4 यानी 60 का प्राइम फैक्टर करो, 60 का प्राइम फैक्टर 2, 30, 2, 15, 3 से जाएगा तो 5, 5, 1, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 15 और 4, तो 15 और 4 के फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं, 2 दूनी 4, 4 या 12 और 12 और 5 के फॉर्म में, 12 और 5 के फॉर्म में कर सकते हैं, 12 और 5, 12 में से अगर 5 गए तो 7 बचेगा, हाँ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4x² और 12x प्लस 5x, ऐसे करेंगे, 12 और 5 कर देंगे इसको हम। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे x-2 था, आई एम वेरी सॉरी, x-2 था तो ये x-2 हो जाएगा, इसकी वजह से ये मल्टीप्लाई तो ये -16 हो जाएगा, है ना, इसकी वजह से पूरा ही गलत हो गया। तो इसको सही करते हैं जल्दी से इसको। तो ये हमारा आ जाएगा 8x² और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -46x, है ना, और ये हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4x² माइनस 23x प्लस में ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। तो इसका प्राइम फैक्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस इसको 23 के फॉर्म में लाना है। तो 5 या 15, 15 और 4, 15 और 4 नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 और 5 19, नहीं इस तरह से भी नहीं हो सकता, 5 चौक 20, 20 और 3 दूनी 6। इसको ना हम प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करें लेकिन हो ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल से होगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लगाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, इसको लगाएंगे अब हम। तो a की वैल्यू इसमें डाल दो, सारी वैल्यू पे डाल दो, तो -23 क्या आएगा, +23 प्लस माइनस √d यानी कि d को पहले साइड में निकाल देते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा b यानी कि 23 -23, है ना, उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 15, तो 23 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये आपका आएगा 529 और ये आएगा -4 चौक 16, देखो 15 चौके 60 और 6 चौक 24 -240, तो ये आएगा 289 और इसका आप अंडर रूट करोगे क्योंकि मैं d का अंडर रूट भी करता हूं इसीलिए, तो ये आ जाएगा आपका 17, है ना, 289 17 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 17 अपॉन में 2a मतलब 2 into 4 यानी कि 8 से डिवाइड करना होगा। तो 2 आंसर आ जाएंगे यहाँ पे हमारे, है ना, इसको मिटाते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, 2 आंसर हमारे आ जाएंगे, प्लस करना होगा और एक बार माइनस करके आंसर निकालना होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसका आंसर। 23 और 17 को अगर प्लस करोगे तो क्या होगा, ये होगा 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5
और 23 में से माइनस करोगे 17 को तो ये आएगा 6 और डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा इज इक्वल टू, ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो ये आएगा 0.75। तो 0.75, क्या 0.75 आंसर हो सकता है? x की वैल्यू 0.75 हो सकती है क्या? है, सोच के देखो। x की वैल्यू अगर आप 0.5 रखोगे तो यहाँ पे x तो 0.75 आ जाएगा, पर इसमें ध्यान से देखना 0.75 माइनस 2 करूंगा तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आंसर आएगा -1.25 आएगा, और नेगेटिव पाइप की डायमीटर नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 5। तो हम लिख देंगे हेंस डायमीटर ऑफ, ऐसे लिखेंगे, दोनों का सेट, दोनों का डायमीटर बताना है ना, इन्होंने ऐसे ही बोला है फाइंड द टाइम इन विच, अच्छा ये टाइम निकला है, सॉरी टाइम निकला है, तो दोनों का टाइम निकल गया, तो हम बोलेंगे टाइम ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज इक्वल टू 5 आ गया, 5 घंटे लगेंगे। और जो दूसरा वाला है यानी कि लार्जर डायमीटर वाला, उसको 5 माइनस 2 यानी कि 3 आवर्स लगेंगे। ये एक लाइन लिख देनी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना, ये वाला और वो वाला सेम था। देखो अगर आपसे एक झटके में एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं ना क्या कर रहा हूँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और आपको अपनी तरफ से बुक लगानी है तो आप लगा सकते हो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी ये 15 क्वेश्चन भी अगर आप बार बार लगाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चन अगर आसानी से बन गया, बनने लगेगा अपने आप ऑटोमेटिकली, तो फिर एग्जाम में भी आप, टेस्ट में, एग्जाम में, टेस्ट कोई सा भी फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली पेपर, तो उसमें भी आप इसको कर पाओगे बड़े आसानी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सीबीएसई 2010 का सवाल है, और ये सवाल ना स्पीड वाला है, स्पीड वाले सवाल हमसे नहीं होते, तो उसके मैंने एक दो क्वेश्चन ले रखे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, 2-3 क्वेश्चन है तो आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से किए जाते हैं उन सवालों को। ध्यान से देखते जाना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे होता है सवाल। देखो एक एरोप्लेन है, लेफ्ट 50 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम, and in order to reach the destination 1250 किलोमीटर अवे in time it had to increase its speed, its usual speed। अच्छा क्या कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। देखो ये कह रहे हैं ना, एक जो एरोप्लेन है वो लेट हो चुकी है, 50 मिनट लेट हो चुकी है। पहले तो ये बताओ 50 मिनट, देखो एक चीज देखो, सारा का सारा किलोमीटर या फिर किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, आवर वगैरह में चल रहा है, तो इसको क्यों मिनट में कर रखा है, इसको भी तो चेंज करो। तो 50 मिनट जो है उसको आवर्स में चेंज करो, तो क्या करोगे, आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मिनट को आवर्स में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 50 अपॉन में 60, यानी कि ये आ गया 5/6 आवर्स, ठीक है। तो आवर्स में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो अब इन्होंने बोला क्या, देखो एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट लेटर इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, की जो डिस्टेंस है, जो डेस्टिनेशन जितनी दूर है वो है 1250 किलोमीटर। तो एक काम करो, पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मल केस में क्या होता था। नॉर्मली ऐसा होता था कि जो एरोप्लेन है ना हमारी, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है x, ऐसा मैंने मान लिया। यूजुअल स्पीड जो है ये यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड का मतलब होता है नॉर्मल, कि नॉर्मल स्पीड क्या थी उसकी, नॉर्मली क्या स्पीड रहती है। देखो ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि आप ना नॉर्मली भागते हो, मान लेते हैं आप नॉर्मली 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हो, ऐसा मैंने मान लिया। बट अगर आप लेट हो गए अपने स्कूल जाने के लिए, आपकी स्कूल की डिस्टेंस तो वही है, स्कूल के लिए लेट हो गए जाने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप अगर 50 मिनट लेट हो गए, मान लो 50 मिनट लेट हो गए, तो आप ये सोचोगे कि मैं जल्दी से भागूं, तो आपकी जो स्पीड 4 थी ना, अब आप उसको बढ़ा दोगे, है ना, सही बोला। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो कि सूट कर रहा है, कि अगर मान लो मैं x स्पीड से भाग रहा हूं, तो अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि मुझे तेज भागना पड़ेगा, यानी कि x प्लस कुछ स्पीड प्लस करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ स्पीड एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जब स्पीड बढ़ाऊंगा तभी तो कम टाइम में पहुंचूंगा यार। तो इसी तरह से हमें इसमें मान लिया मैंने कि यूजुअल स्पीड जो है उसकी नॉर्मली जो होती है वो x होती है, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वो है 1250 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम क्या लग रहा है, मान लेते हैं हमें कि t टाइम लग रहा है। अच्छा अब मुझे बताओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, यानी कि तो जो t है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 1250 और स्पीड क्या है वो है x, तो ये हमारी t की वैल्यू आ गई।
यानी कि उसको 1250 अपॉन में x इतना घंटा लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। ये तो नॉर्मली था, बट अगर ये नॉर्मल है तो अब यहाँ पे जो स्पेशल केस हुआ है, जब ट्रेन लेट हो गई है, स्पेशली जब ट्रेन लेट हो गई तब क्या हुआ, तब इसकी जो स्पीड है वो इसको बढ़ानी पड़ी है, स्पीड इसको बढ़ाना पड़ा, हैड टू इंक्रीज इट स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ानी पड़ गई, क्योंकि भाई 50 मिनट लेट हो गया यार, 50 मिनट मतलब लगभग 1 घंटे लेट हो गया है, तो 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसको बढ़ानी, यानी कि अब इसकी स्पीड जो है पहले जो एक्स थी उसमें 250 प्लस करना पड़ेगा, x प्लस 250 हो गई है इसकी स्पीड, क्योंकि भाई बढ़ानी पड़ेगी तभी तो जल्दी पहुंचेगा, अभी ये लेट है ना इसीलिए। और जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही है, डिस्टेंस थोड़ा ना दूर हो जाएगी, वो 1250 किलोमीटर ही है। और टाइम बताओ मेरे को, टाइम क्या होगा, टाइम जो है वो, जो टाइम है अगर उसकी स्पीड देखो 50 मिनट लेट है, वो 50 मिनट लेट, तो उसका जो टाइम है, जो अब जो टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 1250 अपॉन में स्पीड क्या है x प्लस 250, ये टाइम है, ये टाइम है। नहीं समझ आएगा, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा, देखो ध्यान से सुनो, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं। मान लो जो स्पेशल केस में जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है t1, ऐसा मान लो t1 टाइम लग रहा है उसको, t1, तो अगर उसको t1 टाइम लग रहा है तो यानी कि पहले t लग रहा था, पहले t टाइम लग रहा था, अब t1 लग रहा है। चीज सोच के बताओ कि जो टाइम t1 है वो जो t टाइम है उससे ज्यादा होगा या कम, मतलब ये चीज समझ ही नहीं आ रही हमें, देखो ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा ऐसे इमेजिन करो कि इसकी स्पीड जो है 5 थी, 5 इसकी स्पीड थी और डिस्टेंस 2 थी, और यहाँ पे टाइम लग रहा था, वो टाइम लग रहा था मान लो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो होगा 0.4, इतना टाइम लग रहा है इसको, 0.4 इतना टाइम लग रहा है इसको। टाइम इसको देखो, स्पीड मैंने 5 मान ली, मानने के लिए ध्यान से सुनना, स्पीड मैंने 5 मान ली, डिस्टेंस मैंने 2 मान ली, और जो उसको टाइम लग रहा है ना वो 0.4 लग रहा है, ऐसा मान लो। बट जब वो स्पीड बढ़ा लेगा तो उसको टाइम कम लगेगा कि ज्यादा, अगर स्पीड बढ़ा लेगा तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा, कम लगेगा। किससे कम लगेगा, इस वाले से कम लगेगा, यानी कि जो ये t1 है ना वो कम टाइम है, t1 जो है वो कम है, किससे कम है, t से कम है, कितना कम है, जितना इन्होंने दे रखा है 50 मिनट्स, यानी कि 5/6 घंटे कम है। बात समझ आ रही है, ध्यान से समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि 50 मिनट्स लेटर तो मैं प्लस कर देता हूं, नहीं ऐसा नहीं होता। 50 मिनट्स लेटर का मतलब ये है कि भाई 50 मिनट जो है वो 50 मिनट बाद चल रहा है, यानी कि 50 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के, यानी कि टाइम देखो, स्पीड सिंपल सी, ये बात दिमाग मत लगाओ, आप बस ये सोचो कि स्पीड बढ़ा दी ना, यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी ना आपने 250, तो टाइम कम लग रहा होगा, और वो जो टाइम है इसमें t1 टाइम लग रहा है, वो ये कम टाइम लग रहा है, ये t1 जो है कम टाइम है, क्योंकि ये t1 इसका टाइम है, ये t1 कम है, और ये किससे कम है, इस वाले टाइम से कम है, ये वाला टाइम t था और 5/6 क्यों, क्योंकि 50 मिनट्स लेटर है इसलिए, तो t1 की वैल्यू t-5, t-5/6 आ गई, और यहां से t1 क्या आएगा पहले बताओ मेरे को, जो इसका जो टाइम है वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो t1 की वैल्यू ये आ गई, t1 इज इक्वल टू t-5/6 भी आ गया, इज इक्वल टू 1250 अपॉन में x प्लस 250 आ गया, ठीक है। तो t-5/6 की वैल्यू ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो आप बोलो पुट t इन इक्वेशन 2, ये जो t की वैल्यू 1250/x है ना, इसको इसमें डाल दो, इस t की वैल्यू को इसमें डाल दो और सॉल्व कर दो, तो कैसे करेंगे, 1250/x माइनस 5/6, t की जगह मैंने 1250/x डाल दिया, माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1250 में x प्लस 250, ठीक है। तो जो x वाले टर्म्स है उसको एक साइड ले लो और जो नंबर वाले हैं उसको उधर ले लो,
और यहां से देखो 1250 अपॉन में x माइनस इस पूरे को इधर लेके आओ तो 1250 अपॉन में x प्लस 250 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे क्या करें हम, आगे 1250 कॉमन ले सकते हैं और 1250 को इधर भेज सकते हैं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 5/6 गुना, और 1250 बाहर कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 1250 आ गया। फिर इसके बाद इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो 5 दूनी 10, 55 25 0, तो ये आ गया 1 अपॉन 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 150, 150, 1500 आ गया ये, है ना। और ये क्या आ गया, इधर करो x प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 250x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1500। तो x और माइनस एक्स ये गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करो, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 250। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 250x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 15 और 25 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 15 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 6 7 और ये आ जाएगा 30, तो ये 07375 आ जाएगा, 375 डबल 3 बार 0, 2 0 ये रहा और 1 0 ये रहा, 3 बार 0 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको आप उसमें डाल देना श्रीधराचार्य सूत्र में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल देना, और x की वैल्यू जो आएगी ना वो मेरे को कमेंट करना, x की वैल्यू मेरे को कमेंट करके बताना कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आपका आंसर सही आया तो मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल करके मेरे को बताओ, देखो a1 ले लेना, b की वैल्यू 250 ले लेना और c की वैल्यू ये ले लेना, और फिर सॉल्व करके मेरे को बताना कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसके आगे आपका काम है, क्योंकि जो भी मेन चीजें थी, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ट्रेन ट्रेवल्स वाला सवाल है। ऐसे मैंने 2 सवाल लिए हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। अच्छा, जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड, होल द स्पीड जो है, स्पीड हैड द स्पीड 15 किलोमीटर आवर मोर। अच्छा, बाद में जो इसकी स्पीड है बाद में वो हो गई 15 किलोमीटर पर आवर मोर, तो x प्लस 15। देखो ओरिजिनल स्पीड जो है वो x है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले लेट ओरिजिनल स्पीड जो है, ओरिजिनल स्पीड वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। बाद में क्या हुआ, x प्लस 15 हो गई, ये पहले की बात है, ये बिफोर की बात है, बिफोर, और ये आफ्टर की बात है। बाद में x प्लस 15 हो गई स्पीड किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम जो कि 90 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर है डिस्टेंस, है ना। और टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्पीड है, इधर जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, पहले x थी बाद में x प्लस 15 हो गई, डिस्टेंस तो सेम रही। और जो टाइम है, जो टाइम जो लग रहा है वो टाइम है, वो इस यहाँ पे टाइम क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 90 अपॉन x आएगी। और यहाँ पे जो टाइम है वुड हैव बीन टेकन 30 मिनट लेस, 30 मिनट लेस लग रहा है, क्योंकि भाई स्पीड बढ़ गई तो 30 मिनट कम ही लगेगा। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ पे जो टाइम है वो लग रहा है t1, तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 90 अपॉन स्पीड x प्लस 15। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ऐसा पिछला वाला सवाल अगर आपने समझ लिया ना तो ये वाला भी समझ आ जाएगा। 90 डिस्टेंस अपॉन स्पीड बता दी मैंने, ये t1 है, तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 90 अपॉन x प्लस 15 है। और इन्होंने बोल दिया कि ये जो t1 है ना, ये t1 ये 30 मिनट कम है, 30 मिनट कम है, 30 मिनट कम है। अच्छा, ये मिनट में क्यों ले रखा है, इसको घंटे में बदलो, तो 30 मिनट जो है वो हो जाएगा 1/2 आवर, है ना। तो t1 जो है, जो टाइम है वो t माइनस 1/2 आ गया, और ये t1 हमने क्या निकाला है, 90 अपॉन में x प्लस 15 निकाला है, ठीक है, वेरी नाइस। तो अब ये जो t1 की देखो, t माइनस 1/2 90 अपॉन x प्लस 15 आ गया है, और t की वैल्यू ये है, तो ये वाले जो t की वैल्यू है उसको इसमें डाल दो यहाँ,
तो अगर इसको डालोगे इसमें तो ये हो जाएगा 90 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स प्लस 15। तो ये आ जाएगा 90 अपॉन एक्स माइनस 90 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर देंगे तो देखो 90 कॉमन आके उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180, 1 अपॉन में 180 और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 15 माइनस एक्स और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो एक्स स्क्वायर प्लस में 15x इज इक्वल टू 1 अपॉन 180। ये और ये कट गया तो अब क्या बचा हमारे पास, ये उधर जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 15x और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 15 तो एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस 18 और 15 को गुना करो आपस में तो 18 और 15 गुना करो 5 अठे 40, 7 से लगा दो 5 एकम 5 9, फिर ये आ जाएगा 1807 270 आ गया तो 270 माइनस 270 एक और जीरो लगेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल करके आपका आंसर आ जाएगा। जो माइनस वाला आएगा उसको मत लेना, जो प्लस वाला आएगा उसको लेना और कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके आगे यार आपकी मेहनत है, मैंने सिखा रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना तो वो आप करोगे। तो एक और ट्रेन ट्रेवल्स वाला सवाल देखते हैं कि वो सवाल कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है वो भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये सीबीएसई 2023 में भी आ रखा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आपको मिल जाएगा। अमेजिंग मस्त क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देखो कह रहे एक ट्रेन ट्रेवल करती है सर्टेन एवरेज स्पीड से, पहले तो फाइंड क्या करना है, व्हाट डज द फर्स्ट एवरेज स्पीड। तो हम उसको मान लेते हैं फर्स्ट एवरेज स्पीड को, लेट जो हमें फाइंड करना होता है उसको मान लेते हैं एक्स, एवरेज स्पीड जो उसकी फर्स्ट वाली है उसको हम मान लेते हैं एक्स और पूरी कहानी किलोमीटर पर आवर में चल रही है तो किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो केस हो रहे हैं, केस 1 हो रहा है और केस 2 हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो केस 1 ये है कि अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, उसको मैंने एक्स माना है। जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो केस 1 में जो एवरेज स्पीड है वो एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर है वो, है ना। 54 किलोमीटर डिस्टेंस, 54 किलोमीटर डिस्टेंस यानी इसमें जो डिस्टेंस है वो है 54 किलोमीटर, ठीक है। एंड ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 63, बाद में 63 ट्रेवल कर रहा है, एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट, मतलब जो पहले वाला है उससे 6 किलोमीटर आवर एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड यहाँ क्या हो गई 6 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। 6 किलोमीटर पर आवर मोर का मतलब पहले जो x थी उसमें 6 ऐड कर दिया। एंड जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज कर दी इन्होंने, 63 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड, मतलब 63 किलोमीटर कर दी इन्होंने डिस्टेंस, अब 63 किलोमीटर। तो टाइम बताओ मेरे को, मान लेते हैं यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो t1 लग रहा है, क्या आएगा यहाँ पे t1, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 54 अपॉन में x, और यहाँ पे क्या आएगा टाइम, मान लेते हैं t2 है यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम 63 अपॉन x प्लस 6। अब आगे क्या बोला इन्होंने, बोला है इफ इट टेक्स 3 आवर्स, अगर इनको 3 घंटे लगता है कंप्लीट जर्नी, पूरी जर्नी कंप्लीट करने में इसको 3 घंटे लग रहा है, टोटल 3 घंटे लग रहा है, मतलब ये और ये टाइम दोनों को मैं प्लस कर दूं, टोटल टाइम कितना है, टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, दोनों को जोड़ो t1 प्लस t2 यानी कि 54 अपॉन x प्लस में 63 अपॉन x प्लस 6, इन दोनों को जब मैं जोड़ दे रहा हूं तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे, यानी कि यहाँ 3 लिख दूंगा मैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे, अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ अब बचा ही नहीं यहाँ पे, बस इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझते जाना भाई केसेस, यहाँ पे बस ये हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस भी चेंज कर दी, 63 कर दी डिस्टेंस को इन्होंने। तो अब देखो मैं इसके आगे इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 54x प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस में 63x, x है यहाँ पे सिर्फ x है तो 63x हो जाएगा, अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि x प्लस 6 को मल्टीप्लाई,
तो इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और x प्लस 6 इज इक्वल टू 54x प्लस 6। देखो आपको इन सब के आंसर देखने हैं ना कि x की वैल्यू आ क्या रही है, तो आप ना नोट्स देख लेना आज का, आपको समझ आ जाएगा वहां पे। और 54 बाकी डीपीपी में मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन दे दूंगा और 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दूंगा। 54x प्लस 6 ये आ गया, तो इसके बाद प्लस में 63x आ गया। तो अब इसको देखो 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कम 6 दोनों बाद 18x आ जाएगा इज इक्वल टू 54x आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 54 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 दूनी 12 6 18 6 24 2 6 पंजे 30 324 आया प्लस 63x। ठीक है, तो ये आया 3x स्क्वायर और ये 18x है, ये 63x है और ये 54x है। तो 54 और 63 को प्लस करोगे आप तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 117 आएगा। हाँ 117 आया, तो अगर ये 117 आएगा तो 117x है यानी कि, और इसको इधर लेकर के आएंगे तो 117 में से 18 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 99 है ना, माइनस 99x और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 3 लिख देना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 3 एकम 3 3 7 21 3 8 24 108 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल करके, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 33 आ गई, c की वैल्यू माइनस 108 आ गई। तो इसका सॉल्व करके आंसर मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हो नोट्स में जाकर के, आपको सारे आंसर्स वहां मिल जाएंगे। स्पीड से रिलेटेड ना जब मैंने 3 सवाल कराए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे बच्चे स्पीड से रिलेटेड सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमें क्या करना है, बस ये टाइम का खेल होता है यहाँ पे। टाइम, एक को टी मान लो, एक को टी1 मान लो, या एक को टी1 मान लो, एक को टी2 मान लो, और सवाल को धीरे धीरे पढ़ करके आराम आराम से करने की कोशिश करो। वैसे अब ये जो एपिसोड है बहुत लंबा हो गया, पर क्वेश्चन एक छोटा सा, बस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्योंकि भाई वर्ड प्रॉब्लम हमें 15 कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि एक बार में एपिसोड को देखो, थोड़ा थोड़ा करके देख लो, 5-5 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2025 से शुरू किया था, 2025 पे आ गए। तो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एक साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 5 मार्क्स का आ रखा है एग्जाम में। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, और जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको हम मान लेते हैं ये वाला, ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट साइड है, और ये सेकेंड साइड है, ऐसा मान लिया मैंने। ये स्मॉलेस्ट है, ये दूसरा साइड है, और ये लार्जेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट। फिर बोला है द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट जो लार्जेस्ट साइड है ना इज 4 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट। जो शॉर्टेस्ट वाला जो है, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट वाला जो है, उससे 4 मीटर मोर है। यानी कि हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि शॉर्टेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, x मीटर मान लिया। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट बोलो या लार्जेस्ट बोलो, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, देन लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू x 4 मोर है ना, 4 मोर देन, यानी कि x प्लस 4 मीटर है। ठीक है, यहां तक समझ आया। देन एंड, इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड है वो, इसको थर्ड साइड बोल देते हैं। अच्छा ये सेकंड, ये थर्ड है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दो साइड हो गई, तो ये थर्ड साइड है, ये थर्ड है ना, ये थर्ड साइड है। तो थर्ड साइड जो है वो 2 मीटर लेस देन लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है एंड जो थर्ड साइड है वो 2 मीटर लेस है, माइनस 2 मीटर, 2 मीटर लेस किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। और लॉन्गेस्ट साइड क्या है, x प्लस 4। ठीक है, तो x प्लस 4 से 2 मीटर कम है, यानी x प्लस 4 माइनस 2 है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, यानी x प्लस 2 मीटर है। जो थर्ड साइड है वो x प्लस 2 मीटर की है, इसका मतलब, क्योंकि इन्होंने बोला लॉन्गेस्ट में से 2 माइनस कर दो, 2 लेस देन,
तो ये x+2 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो लॉन्गेस्ट साइड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लॉन्गेस्ट जो होगी, लॉन्गेस्ट वाली साइड, उसका मैं स्क्वायर लूंगा तो वो शॉर्टेस्ट वाले के स्क्वायर के और थर्ड वाले के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस करने पे, है ना। पाइथागोरस की थ्योरम याद है कि नहीं? तो इसका जो स्क्वायर होता है वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है? लॉन्गेस्ट साइड x+4, उसका स्क्वायर कर देते हैं। शॉर्टेस्ट साइड क्या है? वो है x का स्क्वायर कर देते हैं। थर्ड साइड क्या है? x+2, तो x+2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x², ये होल स्क्वायर बन गया है 4 चौक 16, फिर ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा x² प्लस में x² प्लस में 4 प्लस में 4x, है ना। तो इस तरह से हमने कर दिया इसको। अब आगे इसको सॉल्व करो, तो एक x² और एक x² कट गया तो बचा x², और इसको उधर भेज देते हैं तो -8x, ये 16 है और ये 4 है, तो इसको उधर भेज देंगे अगर हम, तो ये भी तो है इधर, देखो इस चीजों को हम उधर भेज देते हैं। तो पहले इसको लिख देता हूं मैं पूरा, इतना ज्यादा कंफ्यूज क्या करना भाई। देखो ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूं मैं, x² कट गया तो अब क्या बचा, अब इसको उधर भेज देते हैं तो इधर 0 बचेगा, 0 x² प्लस 4 प्लस में 4x, ये चीज मैंने सेम उतार दी। इसको उधर भेजा तो -16, इसको उधर भेजा तो -8x, तो ये आ जाएगा x² और 4x माइनस 8x, यानी कि ये आ जाएगा -4x, और 4 में से 16 गए तो ये बचेगा -12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो ये आ गया x² -12 है ना ये, तो 12 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 और 3 आएगा, तो 2 दूनी 4, तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, 6 और 2 में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -6x प्लस में 2x -12 इज इक्वल टू 0। -6x प्लस 2x के फॉर्म में इसको मैंने कर दिया, तो यहां से x कॉमन ले लो तो x -6 बचेगा, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लो तो x -6 बचेगा। फिर उसके बाद ये बचा x -6 और ये है x + 2। अब x की वैल्यू आई 6 और इधर से x की वैल्यू आई -2, इधर से -2 और इधर से 6 आई, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता भाई, साइड नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो 6 आ गया, यानी ये शॉर्टेस्ट साइड आ चुकी है, तो शॉर्टेस्ट साइड 6 मीटर आ चुकी है। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 6 + 4 10 मीटर आ चुकी है। जो थर्ड साइड है वो 6 + 2 8 मीटर आ चुकी है ना। अब इन्होंने बोला है, एक और चीज बोली है, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस निकाला न्यूमेरिकल वैल्यूज का, एरिया और पेरीमीटर का। तो अब इसका पेरीमीटर निकालो और एरिया निकालो और उनका डिफरेंस निकाल दो, एरिया और पेरीमीटर निकाल के। तो इसकी साइड लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, कि ये जो साइड है ना, जो थर्ड वाली साइड है वो 8 आई है, और जो स्मॉलेस्ट वाली है वो 6 आई है, और जो लॉन्गेस्ट वाली है वो 10 आई है, ठीक है। अब इसका एरिया और पेरीमीटर निकाल देते हैं, फिर उसको माइनस कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करने का मतलब ये तो हुआ ना, है ना, तो उसको माइनस कर देते हैं। देखो तो अगर एरिया निकाले हम, अगर एरिया निकालोगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, यानी जो बेबी को पसंद है, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस क्या है 8 और हाइट क्या है 6, तो ये आ गया 4 4 6 24 मीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर यानी कि सबको ऐड कर दो, तो 10 + 6 + 8, तो वो आ गया 16 और 8 24 मीटर। पर इन्होंने देखो, अब इन्होंने बोला डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा 24 - 24। अब आप बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर, इसको कैसे आप डिफरेंस कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट तभी तो इन्होंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ नंबर्स को माइनस करो, तो ये आ गया 0, 24 - 24 0 आ गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब, और एरिया वगैरह पेरीमीटर निकाल दोगे तो 1 उसका मार्क्स, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करने का, तो 2 मार्क्स हो गए। और जो पहले जो आपने साइड्स निकाले क्वाड्रेटिक वैल्यू से सॉल्व करी, उसको 3 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, टॉप 15 क्वेश्चन। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है, आपको ये जो सीरीज है, ये मतलब सीरीज कह रहा हूँ,
कि ये जो क्वेश्चन लेने का जो तरीका है कि मैंने क्वेश्चन लिया 15 क्वेश्चन लिए, तो आपको ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, जो कंटेंट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी चैप्टर में करवाता हूँ उसका कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट में बताना ईमानदारी से, ठीक है। जब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और अगर आपको रियल नंबर्स देखना है, क्योंकि रियल नंबर ये थोड़ा सा रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो उसके लिए इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। एंड जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा।